क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 10 जनवरी का करंट अफेयर दिल्ली वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, हमारा जो कई सारे नोटिफिकेशन, डेली स्टडी प्लान, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 8 PM का डाउट डिस्कशन सेशन और बहुत कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है सिर्फ और सिर्फ 9650347272। ठीक, आज के जो हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और द स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए, वो ये हैं। इससे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ, यूपीएससी का भी जनरल मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है 2021 का। मैंने एसए और चारों जीएस पेपर का जो एनालिसिस दे रखा है, प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, आप जाके उसको देख सकते हैं और मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन आखिरी में मेंस एग्जामिनेशन ही कराता है। ठीक, तो देखिए, पहला जो टॉपिक है आज, 2 वर्सेस 2 एग्री मार्केट एक्सेस इशू यूएसए इंडिया के बीच में है। जन शताब्दी ट्रेन अभी चलाई गई मणिपुर त्रिपुरा के बीच में। साइबर वायलेंस, व्यूमन के खिलाफ जो अभी चला है, बुल्ली बाई वाला जो केस चल रहा है। साइनेप्सिस क्या होता है, ये आपका ब्रेन में होता है, पूरी चीज़ देखेंगे अभी। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर एंट्रीज टैपिंग क्रेडिट ब्यूरो डेटा। ठीक, ये थोड़ा सा इकोनॉमी का एक अलग सा टॉपिक है, इसको देखेंगे पूरा ध्यान से। अलका मित्तल जी ओएनजीसी की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। नेचुरल गैस हाइड्रेट, ये बांग्लादेश ने अभी ढूंढे हैं, कैसे क्या बनती है, कैसे इसको निकाला, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सारी चीज़ें। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, पूरा इसको जो है डिकोड करेंगे हम लोग। ठीक, जो है पूरा एक एक चीज़ की समझेंगे, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इसके बारे में देखेंगे। इसका MK1A वर्जन क्या है, MK2 वर्जन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। फातिमा शेख, ठीक, व्यूमन कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री में जो है फातिमा शेख का बड़ा नाम है, वे गूगल ने इनका डूडल बनाया था, इसलिए न्यूज़ में थी, इसके बारे में ही पूरा जानेंगे। ज्योतिबा फूले और जो है उनके साथ में इनका काफ़ी नाम पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इकोनॉमी से संबंधित हमारा पहला जो टॉपिक है वो है 2 वर्सेस 2 एग्री मार्केट इश्यूज। ठीक, एक्शन इशूज मतलब बाजार में पहुंच के मुद्दे। अब ये इंडिया और यूएसए के बीच में जो टीपीएफ मीटिंग हुई थी, इसको हम लोग ने पढ़ा भी था 23 नवंबर वाले जो है करंट अफेयर में। ये 12वीं मीटिंग थी, 23 नवंबर को हुई थी। डिपार्टमेंट, अब देखो इसका मैंने क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने। ठीक, लेकिन मैंने आपको लोग से वादा किया है कि कैसे नोट्स बनाने हैं, उसके लिए मैं रोज़ आपको झलक दूंगा और बिल्कुल आसान हो जाती है नोट्स बनाने से चीज़। देखो, 2 वर्सेस 2 मार्केट एक्सेस किसके बीच की बात है, इंडिया और यूएसए के बीच में। इंडिया से मैंगो और अनार जो है यूएस में मार्केट एक्सेस पा रहे हैं, और यूएसए का चेरी और अल्फाल्फा है और पॉर्क, ठीक, सुअर का गोश्त जो है वो भारत में एक्सेस पा रहे हैं। इंडिया की तरफ से जो है आपका DAC एंड फैमिली वेलफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर, और इंडिया यूएसए की तरफ से यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये इन दोनों के बीच में अभी समझौता ज्ञापन हुआ है। अब आप देख रहे हो इस नोट से कितना आसान हो गई पूरी न्यूज़। ठीक, तो अगर आप लोग चाहते हो कि न्यूज़ को तोड़ के इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, बाकी सारे जो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो सब इसमें यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक, देखो जहाँ पे ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट की, वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पूरा बताया जाएगा। जहाँ पे फैक्ट से काम चल सकता है, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे नोट से आप ये कर लीजिए, क्योंकि फैक्चुअल जो डेटा होता है उसको याद करने में रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट तो चलो दिमाग में रह जाते हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। इसमें देखिए, जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में। ठीक, मिनिस्टर जो हमारे हैं डोनर के है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्टर कौन, जी किशन रेड्डी, उन्होंने जो है पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन मणिपुर एंड त्रिपुरा चलाई। ठीक, ये सारी न्यूज़ है पूरी। अब इसको फिर से देखिए नोट्स में कैसे। देखो, त्रिपुरा से मणिपुर, ये 2 स्टेट हैं, वहाँ पे ट्रेन चलाई गई, पहली ट्रेन चलाई गई इन दोनों के बीच में जनशताब्दी एक्सप्रेस। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, अगरतला से जिरीबाम, जरीबाम आपका मणिपुर में है, अगरतला त्रिपुरा में है। इन दोनों जगह के अलावा सदर्न जो आसाम है उसको भी ये कवर करती है, वहाँ पे जगह अरुणाचल सिलचर डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी ये कवर करती है। ठीक, रोड का से ये डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर का करीबन 12 घंटे में कवर होता है, लेकिन अब ट्रेन रूट बन जाने से अब 6 घंटे में 300 किलोमीटर
जो है कवर किया जा सकता है। ठीक, और ये एम डोनर जो आपकी है डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके जो मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने इसको ट्रेन को अभी मतलब फ्लैग ऑफ किया। ठीक, एक ट्रेन इधर से चली, देखिए तभी मैंने एक इधर से इसे बना रखा और एक इधर से। एक ट्रेन अगरतला से मणिपुर चली और दूसरी ट्रेन सेम टाइम पर जिरीबाम से आपका अगरतला तक चली। ठीक, तो ये जो है एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर आपके लिए थी नॉर्थ ईस्ट से। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है सोशल इश्यूज से संबंधित। देखिए साइबर वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है वीमन से। अभी जो जनरल स्टडीज़ पेपर मेंस के जो मैंने एनालिसिस करे हैं उसमें मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया कि www बहुत, मैंने पूरा पैटर्न में मुझे www बहुत दिखा। W क्या है? एक तो W है आपका वीमन से संबंधित, दूसरा W है वाटर से संबंधित, और तीसरा W है वर्ल्ड से संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशन और जो है सिक्योरिटी इश्यूज में भी ग्लोबलाइजेशन, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। वाटर को से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। और वीमन से, वीमन का जैसे पूछ लेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो टेक्नोलॉजी या फिर सोशल मीडिया एंड वीमन करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग करके क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो मैं हमेशा आप लोग से कहता हूँ कि इस तरीके से ही तैयारी आपको करनी है, इंटरलिंकिंग करके, ताकि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को जोड़ के आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भी तब भी आप उसको आसानी से कर लो, बेहतर तरीके से कर लो। ठीक, तो देखो अभी बुल्ली भाई वाला जो केस था, आप लोगों ने इसको कवर भी किया 2 बार। इसमें क्या था कि कुछ जो है नकचड़े लोगों ने, बेवकूफ़ लोगों ने यहाँ पर एक ऐप बनाया बुल्ली भाई नाम का। ठीक, और उसमें मुस्लिम महिला समुदाय की महिलाओं की फ़ोटो लगा के उनकी नीलामी करने की कोशिश करी। ये सब लोग पकड़े गए हैं। ठीक, सभी लोग पकड़े गए और इसमें कई सारे केसेस जो है दिल्ली और मुंबई में हुए। अब वो कौन सी धाराएं हैं जो इन लोगों के ऊपर लगाई गई, उस पर हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं। ठीक, महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा। तो देखो कुछ धाराएं, जैसे कि इंडियन पीनल कोड में, भारतीय आपका दंड संहिता में कौन कौन से सेक्शन है, ये सेक्शन हमें अभी पीछे पढ़े भी थे, अगर आपको याद आ रहा हो सिख समुदाय से संबंधित, कि भैया पंजाब में अगर कोई जो है जाता है और कुछ गलत करता है धर्म के खिलाफ, सिख समुदाय के खिलाफ, अकाल तख्त में आकर तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है, तो कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं? ये सेक्शन 153A, सेक्शन 153B, 295A। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा 354D, 500, 509, ये सब इंडियन पीनल कोड की हैं, भारतीय दंड संहिता की हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 67 इसका लगाया जाता है। चलिए अब एक एक को देख लेते हैं। 153A जो सेक्शन है वो ये ऑफेंस इसको मानता है कि कोई अगर प्रमोट कर रहा है दुश्मनी डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक, वहीं सेक्शन 153B जो है ये इससे रिलेटेड है कि कोई नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि भारत की राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ अगर कोई काम, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक अभियोगों अभिकथनों से संबंधित है, कोई बोल रहा है, बातें ऐसे कर रहा है, तो उसके लिए है। सेक्शन 295A जो है ये पनिशमेंट देता है कि कोई अगर डेलिबरेटली, जानबूझकर मलिशियस एक्ट कर रहा है, रिलीजियस फीलिंग किसी की जो है उसको आउटरीच कर रहा है, तो फिर 295A। ठीक, आपको याद होगा जस्टिस वर्मा कमेटी, एक निर्भया कांड जो हुआ था 2011 के एंड में, 12 में, तो उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। उनसे कहा गया था कि भाई ये जो आपकी इंडियन पिनल कोड है, दंड संहिता जो है, उसमें कुछ चेंजेस लाओ। तो उन्होंने 354 वाला जो सेक्शन था उसमें काफ़ी सारा चेंजेस किए थे। सेक्शन ए भी था, सेक्शन बी, सी, डी ऐसे करके थे। हालांकि यहाँ पर बात अभी साइबर वायलेंस से संबंधित डी की बात हो रही है, जिसमें कि ये कहा जाता है स्टॉकिंग को, मतलब किसी के पीछा करना ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो उन्होंने 2013 में अपने ये रिपोर्ट दी थी, तो उसके रिपोर्ट पे ही वाले चेंजेस लाए गए थे। कोई मैन अगर मॉनिटर करता है व्यूमन को इंटरनेट पे, ईमेल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए, कमिट इसको स्टॉकिंग में माना जाता है। ठीक, इसमें जो है 5 साल की सजा हो सकती है, अगर फाइन भी लगाया जा सकता है, अगर आप फिर से करते हो तो फिर इसको बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 500 जो है और 509, सेक्शन 500 आपका डिफेमेशन से संबंधित है, मानहानि, और 509 जो है वो आपका कोई आप इस तरीके के शब्द बोलते हो, जेस्चर दिखाते हो, ऊटपटांग हरकतें करते हो, जिसकी वजह से वीमेन की मॉडेस्टी को चोट पहुंचती, बदनामी होती है, तो जो है सेक्शन 509 लगाया जाएगा। ठीक, वहीं अगर सेक्शन 67 देखा जाए IT एक्ट का, तो उसके अंतर्गत जो है पनिशमेंट दिया जाता है अगर कोई इस तरीके का पब्लिश करता है, फिर ट्रांसमिट करता है ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि कुछ वीडियो गंदा संदा भेज दिया, ऑडियो भेज दिया, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑब्सीन मटेरियल है, तो उसके लिए सेक्शन
67 है। अगर इसमें पहला कन्विक्शन होता तो 3 साल का जो है इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, और 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। सेकंड और फिर आगे भी अगर इस तरीके के काम करते रहते हो बदतमीजी वाले, तो आपको जो है इम्प्रिजनमेंट 5 साल से बढ़ाकर 5 साल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक। व्हाट आर अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू साइबर क्राइम? साइबर क्राइम से संबंधित और कौन कौन से जो है अपराध संबंधित हैं, प्रावधान है? तो वो है सेक्शन 66E। 67 का ऊपर बात करी हमने, 66E जो है IT एक्ट से संबंधित है। ये जब किसी की निजता का वॉलेशन होता है, प्राइवेसी का वॉलेशन होता है, तब ये लगाया जाता है। इसी प्रकार से सेक्शन 354A सेक्सुअल हरासमेंट और पनिशमेंट ऑफ फॉर सेक्सुअल हरासमेंट है। ठीक। यौन उत्पीड़न के लिए दंड। और आपका 354C जो है वॉयरिज्म के लिए है। ठीक, एक बार देख लीजिएगा इसको, दृश्यता बोलते हैं इसको। और 354B, D ये सब 2013 में आए थे। ठीक। और इनको जो है रेलेवेंट IT एक्ट के साथ में जोड़ के ऑफेंस के अनुसार पनिशमेंट दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए व्यूमन से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोशल मीडिया में किस तरीके से वॉयलेंस, साइबर वॉयलेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बहुत आराम से सुनिएगा। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया है जनरल स्टडीज़ के मेंस की एनालिसिस में पेपर की कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक, और क्यों है, वो डिमांड जानना जरूरी है। डिमांड मतलब उसका एप्लीकेशन क्या क्या है और सोसाइटी के लिए किस तरीके से वो काम आ सकती है, सॉल्यूशन दे सकती है। तो ये चीज़ें साइंस टेक्नोलॉजी से हमें पढ़ना है, ना कि साइंटिस्ट बनना है। ठीक। देखिए सिनेप्सिस जो है ये क्या होते हैं, ये देखो मैंने ये बनाया हुआ है आपके लिए डायग्राम बढ़िया सा। हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में न्यूरो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ये तो आपको पता है। उन न्यूरॉन्स के बीच में जो है एक साइनॉप्सिस जैसे जॉइंट होते हैं, जिसके थ्रू ये लोग ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स। ठीक। तो ट्रांसमिट सिग्नल किए जाते हैं साइनॉप्सिस के जरिए। ठीक। और ये जो है आपके दो न्यूरॉन के बीच में बॉन्डिंग करता है, ब्रेन मस्तिष्क में ये आपके पाए जाते हैं। अब नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु में है। संस्थान के लोकेशन याद रखिए, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में पूछता है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु। वहाँ पे उन्होंने कुछ रिसर्च करी, किसके ऊपर? जेब्रा फिश के ऊपर। ठीक, ये ट्रांसपेरेंट की होती है इसलिए देखने में आसानी है। तो और उन्होंने पाया, ये जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से क्यों जो है साइनेप्सिस फॉर्म होते हैं। ठीक, न्यूरॉन्स के बीच में ये फॉर्म हो रहा है साइनेप्सिस, जो ब्लू कलर से मैंने दिखा रखा है। तो ये किस तरीके से स्टिमुलेट होते हैं फॉर्म होने के लिए। ठीक, साइनेप्सिस को बनाने के लिए क्या प्रेरित करता है, जेब्रा फिश पे करके नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज ने ये रिसेंट वर्क किया है। ठीक, साइनेप्सिस कहाँ पे है? जंक्शन की तरीके से होता है। ये दो तरीके के होते हैं, इसके दो प्रकार हैं, एक है केमिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल। इसको भी चलिए उससे देखते हैं हम लोग डायग्राम से। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि देखो कितना आसान हो जाता है डायग्राम, क्योंकि आपने पढ़ के एक बार नोट्स इस तरीके के बना लिए तो आपके दिमाग में फिगर बन गई, जिससे कि आपको याद रखना आसान हो जाता है। अब जैसे मैंने बनाया तो मुझे आसानी से याद हो गया, और अब मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, खाली ये डायग्राम देख लूँगा मेरा काम हो जाएगा। दो तरीके के साइनैप्स होते हैं, एक केमिकल होता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल होता है। केमिकल साइनैप्स में क्या होता है कि न्यूरॉन सेल के बीच में जो जगह है वो 20 नैनोमीटर की होती है। ठीक, ये साइनेप्टिक स्पेस होता है। इसमें क्या होता है कि एक होता है न्यूरॉन कन्वर्टर, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में चेंज करता है, और दूसरी तरफ न्यूरॉन सेल होता है जो कि होता है रिसीवर, वो केमिकल सिग्नल को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर लेता है। तो ये जंक्शन है, इसके थ्रू जो है आपका न्यूरॉन सेल के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल जो साइनैप्स होता है, इसमें क्या है, इसमें दोनों न्यूरॉन सेल फिजिकली जो है इससे साइनैप्स से जुड़े होते हैं। ठीक, बीच में कोई स्पेस नहीं होती इस तरीके की साइनेप्टिक स्पेस 20 nm की। ठीक, तो फिजिकली कनेक्शन होता है, इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल वापस। इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, डायरेक्ट दोनों एक दूसरे से जो है टच में होते हैं, फिजिकल कनेक्शन होता है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। ठीक, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ये काफ़ी फास्ट है, बट ये जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं ये काफ़ी कम मात्रा में हमारे ब्रेन्स में पाए जाते हैं। ठीक, बाकी मैंने आपको बता दिया, जेब्रा फिश पे ये रिसर्च अभी करी गई है, TIFR नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज बैंगलोर ने जेब्रा फिश पे की, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट होती है, न्यूरॉन डेवलपमेंट इसमें देखना आसान होता है, ये सारी चीज़ें इसमें है। ठीक, लोकेशन क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पे सेल होते हैं मस्तिष्क में, सारी चीज़ एक साथ। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर एंटिटीज टैपिंग क्रेडिट ब्यूरो डेटा। क्रेडिट ब्यूरो डेटा को टैप करने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड।
देखो ऐसा है, क्रेडिट क्या है? ऋण, लोन वोन देने वाला जो है। तो कोई भी ऐसी इकाई है जो कि क्रेडिट ब्यूरो से संबंधित डेटा को टैप करता है। क्यों? कई सारी संस्थान हैं, वो कहते हैं भैया हमसे ये ले लो, ऋण का जो डेटा है आप बाकियों से भी ले लो, और फिर हमें बताओ कि किसको ऋण ज़्यादा मिला है, किसको कम मिला है, कौन देने के सक्षम है, कौन नहीं है। तो ये सारा काम जो है कुछ इकाइयाँ करती हैं, क्रेडिट ब्यूरो से डेटा उठाती हैं और उससे रिलेटेड जो है फिर अलग अलग डिमांड के हिसाब से वो डेटा आगे पास ऑन करती हैं। ठीक, तो इस पे ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें आरबीआई ने अभी ये कुछ रेगुलेशन इस पे थोड़े टाइट किए हैं। इन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है, ये इस तरीके की जो भी इकाइयाँ हैं जिस जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या फिर क्रेडिट ब्यूरो से डेटा उठाती हैं, उनके कुछ पात्रता वाले नॉर्म्स जो हैं इन्होंने, आरबीआई ने अभी दिए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसी कंपनी है उनको ये जरूरी है कि कोई रेसिडेंट इंडियन सिटीजन इनको ओन करे, इन पे स्वामित्व या फिर इन पे जो नियंत्रण है किसी रेसिडेंट इंडियन सिटीजन का होना चाहिए। अब रेसिडेंट समझ रहे हो क्या होता है? कोई भी व्यक्ति इंडियन सिटीजन जो 182 या फिर उस 182 दिन से ज़्यादा जो है भारत में रह रहा है, तो उसको, इस कंपनी को ओन, उसका स्वामित्व या फिर नियंत्रण होना चाहिए ऐसी कंपनियों पे। ठीक, और स्पेसिफाइड यूज़र वो तभी बन पाएगा जब ऐसा रेसिडेंट इंडियन होगा क्रेडिट ब्यूरो का, तभी वो स्पेसिफाइड यूज़र बन जाएगा। ठीक, ये इसलिए क्यों किया गया? क्योंकि पाया गया कि कई सारी ऐसी लेंडिंग एप्स हैं जो ऋण विण देती हैं जिसमें चाइना का पैसा लगा हुआ है। ठीक, इंडिया में काम कर रही है लेकिन चाइना का पैसा लगा हुआ है, और वो लोग जो है क्रेडिट ब्यूरो से डेटा उठा के अपने हिसाब से जो है गलत तरीके से काम धाम कर रहे थे। इसलिए तो कोई रेसिडेंट इंडियन होगा तो वो भाई हम उसके ऊपर हमारा नियंत्रण भी ज़्यादा होगा। ठीक, और अगर आपको स्पेसिफाइड यूज़र बनना है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 के अंतर्गत, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा इंडिया में। ठीक, या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इंडिया में। तो निर्दिष्ट उपयोगकर्ता बनने के लिए भारत में निगमित कंपनी होनी चाहिए या फिर वैधानिक निगम होना चाहिए। जैसे कंपनी में आप लोग अगर कोई कंपनी अगर खोलना चाहो तो इनकॉर्पोरेट करानी पड़ेगी इंडिया में। आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है उसके अंतर्गत आपको कंपनी डालने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। तो वही इनकॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं, निगमित करना। ठीक है, और उसके साथ ही साथ नॉर्म्स में ये भी कहा गया है कि आपका जो भी गवर्निंग स्टैट्यूट है ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, मान लीजिए जो भी आपने कंपनी बनाई तो उसका कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताना पड़ता है कि हम लोग मिल रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, तो उसमें एमओए क्या है, और जो भी उसका गवर्निंग स्टैट्यूट है, जैसे गवर्न हम करेंगे उस कंपनी को, उन सब में कंपनी को ये लिखा होना चाहिए उस कंपनी में कि उनको अलाउ करता है बिजनेस को या फिर एक्टिविटी को कि वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक, ऐसा नहीं होना, ऐसा अगर होगा तो जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास आप जाओगे अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने, तो उनको पहले ही पता होगा भारतीय अथॉरिटीज़ को कि हाँ ये ऐसा काम भी आगे करने वाला है। ठीक, ये पता होना चाहिए। तो ये एक नियंत्रण करने के लिए बढ़िया इन्होंने निकाला आरबीआई ने भी। इट एडेड द केस ऑफ कंपनी, जो भी हुआ है केस, तो उसकी जो नेट वर्थ है वो 2 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ जब भी इसका ऑडिट होगा बैलेंस शीट का, तो ये 2 करोड़ वाली लिमिट बार बार जो है उनको रेगुलरली मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं हो कि भैया अभी ऑडिट होने वाला है तो उन्होंने 2 करोड़ डाल लिए और उसके बाद निकाल लिए, तो ताकि फ्रॉड ना हो, इसलिए ये चीज़ हो रही है। ये सारी चीज़ें किस में हो रही हैं? इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2021 के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा जो उन्होंने बोला जो ओनरशिप है उस कंपनी की वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। कोई एक ही कंपनी का या फिर एक ही जो है व्यक्ति ओनरशिप नहीं होना चाहिए, अकेले का स्वामित्व, कई सारे लोग इसमें होने चाहिए, और एटलीस्ट 3 सालों से बिजनेस उनका जो है इसी में उनका तजुर्बा होना चाहिए इन सब कामों में और इससे रिलेटेड कामों में और प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन में। ठीक, और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का जो भी ये लोग चलाना चाह रहे हैं उनका क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, वो कन्विक्ट नहीं, अपराध में कहीं पकड़े ना गए हों, मॉरल टर्पिट्यूड के और जो है इकोनॉमिक ऑफेंस उन्होंने ना किए हों। ठीक है ना, नैतिक अधमता और किसी आर्थिक अपराध से जुड़े ना हो, वहीं लोग ये सारे काम कर पाएंगे। ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के टॉपिक यूपीएससी मेंस में पूछता है। ठीक, तब आप लोग कहोगे कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अभी जब कराया जा रहा तो अच्छे से पढ़ लो। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए अलका मित्तल जी जो है ये ओएनजीसी डायरेक्टर एचआर थी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की। अब इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का ओएनजीसी का। ये पहली वीमन है जिनको हेड ऑफ एनर्जी मेजर बनाया गया है ओएनजीसी का,
और उनको ये एडिशनल चार्ज इसलिए दिया गया है क्योंकि सुभाष कुमार जो थे वो सुपर एनुएट हो गए, मतलब उनका सेवानिवृत्त हो गए 31 दिसंबर को। अलका मित्तल जो है सीनियर मोस्ट डायरेक्टर हैं आपकी ओएनजीसी बोर्ड पर। ठीक, तो एडिशनल चार्ज अभी दिया गया, हो सकता है थोड़े टाइम बाद निकाल लिया जाए, बट महिला सशक्तिकरण में एक और कदम। ठीक, और अगला जो टॉपिक है, अब देखिए यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित टॉपिक है ये, जनरल स्टडीज पेपर 3, नेचुरल गैस हाइड्रेट। देखो, बांग्लादेश ने उसके अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप लोग खुद बताना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कितने नॉटिकल माइल का होता है, कमेंट करके बताइए। मैं कम से कम 6-7 बार बता चुका हूँ। बांग्लादेश हैज़ डिस्कवर्ड ह्यूज पोटेंशियल नेचुरल गैस हाइड्रेट डिपॉजिट, करीबन 0.11 टू 0.73 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया में। तो बताइए ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया कहाँ पड़ेगा? अरेबियन सी में पड़ेगा कि बे ऑफ बंगाल में पड़ेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से सिली मिस्टेक मत करिएगा। तो ये जो हाइड्रेट्स हैं नेचुरल गैस के, ये करीबन 17 से 103 TCF के बराबर होंगे नेचुरल गैस रिजर्व के। ठीक, और जो ये फाइंडिंग है बहुत बड़ा रिजर्वायर का नेचुरल गैस हाइड्रेट का, ये लैंडमार्क इवेंट है। इससे जो ऊर्जा संकट है बांग्लादेश का वो खत्म हो सकता है इसमें। लेकिन एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो मेथेन गैस की जो प्रोडक्शन होती है हाइड्रेट से, ठीक, तो जो प्रोडक्शन तकनीक है हम मेथेन गैस बनाने की हाइड्रेट से, वो काफ़ी अलग होती है आपका, अगर इसको कंपेयर करें कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उससे काफ़ी अलग होता है मेथेन बनाना आपका हाइड्रेट से। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल में क्या होता है कि नेचुरली पोर्स में, जो रिजर्वायर के पोर्स होते हैं वहाँ पे अगर कुआं खोदो तो वो अपने आप आ जाते हैं ऊपर, क्योंकि वो प्रेशर का कम दबाव होना, ज़्यादा दबाव होने की वजह से कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू वो खुद ही आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रेट्स चूँकि सॉलिड में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो उनको पहले एक डिसोसिएट टेक्निक के थ्रू जो है अलग करना पड़ता है। ठीक, जो हाइड्रेट्स ठोस होते हैं तो हाइड्रेट्स से मीथेन गैस को मुक्त करने के लिए गर्म पानी का उपयोग किया जाता है, डीप्रेशराइजेशन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, तो ताकि जो है रिलीज हो सके मीथेन गैस हाइड्रेट से। ठीक है ना, तकनीकों के माध्यम से इसको अलग करने की आवश्यकता होती है। वर्क अभी दुनिया में चल रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सके, वाइबल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली मतलब कम लागत की, जो कि एक्सट्रैक्ट कर सके हाइड्रेट्स को कम पैसे में। ठीक, तो ये चीज़ जो टेक्नोलॉजी है ये आपको ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, डीप्रेशराइजेशन, हॉट वाटर पंपिंग। ठीक, टाइप ऑफ मेथेन हाइड्रेट जो डिपॉजिट होते हैं वो 2 तरीके के भी हो सकते हैं। देखिए, ओशियन के फ्लोर के नीचे भी हो सकते हैं, ये देखो यहाँ पे पाइप डाल के यहाँ से निकाला जा रहा है, और ये जो है ऊपर लैंड के नीचे भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक, तो थर्मोजेनिक मेथेन फ्रॉम बिलो। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 से, फिर से साइंस एंड टेक से। ठीक, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, साइंस एंड टेक इतना आसान है यूपीएससी के लेवल का कि आपको बस खाली एप्लीकेशन यूज आना चाहिए, और उसका क्या प्रभाव जो है हमारी जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो हाशिए पे जो सेक्शंस ऑफ द समुदाय जो हमारी हैं, उनको कैसे उपयोग आ रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे ये उनको जो है वेलफेयर कल्याणकारी उनके लिए हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, कोरोना के टाइम पे आपको पता है कई सारे लोग की जान चली गई क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई थी। जो ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होती है, प्योरेस्ट फॉर्म की ऑक्सीजन होती है, ये चीज़ नहीं पहुँच पाई थी। ठीक, तो उनकी जान चली गई। तो अभी देखो यहाँ पे फ़ोटो दिखाता हूँ, ये इंडियन रेलवेज़ ने किया है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसको एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाया है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवे ने 14,000 टन जो है मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन LMO जो है हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर में पहुंचाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में 858 स्पेशल फ्रेट ट्रेन के द्वारा नदन रेलवे की। ठीक, तो ये तो कंटेक्स्ट हो गया। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है जो ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट जो कि बहुत सीवियरली कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं। ठीक, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है, उन लोग के लिए काम आता है ये। चूँकि ये कोविड-19 जो है वो डिजीज़ ऐसी है जो लंग को अफेक्ट करती है। ठीक, तो ऑक्सीजन प्योर तो आसानी से काम कर सकेगा। ठीक है, अब देखो वन ऑफ द वेज कि इन विच द लिक्विड, अच्छा, इस सप्लाइड थ्रू ऑक्सीजन को देने के कई सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के थ्रू देना।
ठीक। एलएमओ इज नथिंग बट प्योरेस्ट ऑक्सीजन। एलएमओ है क्या? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। इसको मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है और ये एंड इज डेवलप्ड फॉर द यूज़ इन ह्यूमन बॉडी में आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, लिक्विड स्टेट में क्यों? क्वेश्चन ये है कि लिक्विड स्टेट में ही क्यों? लिक्विड स्टेट में इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होता है, ठीक, रूम टेम्परेचर में। तो इसलिए जो है वो गैसियस फॉर्म में आ जाती है, ठीक, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। तो अगर मान लीजिए लिक्विड में सॉलिड स्टेट में तो मेल्ट आसानी से हो जाती है, फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम है तो भैया लिक्विड स्टेट में आई तो वो सिर्फ गैस बन जाएगी, तो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होती है। लेकिन लिक्विडफाई करने से फ़ायदा ये होता है कि हम उसको लार्जर वॉल्यूम में स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज इन लार्जर वॉल्यूम एंड ईजी, और फिर लिक्विड फॉर्म में आ गई तो ईजिली ट्रांसपोर्ट भी है, तो ज़्यादा हम भर पाते हैं लिक्विड की वजह से, ऑक्सीजन फॉर्म में होने की वजह से, और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए हम इसको लिक्विड में करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो मेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो चालू होती है वो ये है कि भैया लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ये थोड़ा सा देखने वाला है। कई सारे मेथड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेथड है प्रोडक्शन का वो ये है कि ऑक्सीजन को सेपरेट कर लो एयर सेपरेशन यूनिट के जरिए, ठीक। अब ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहे हो तो किससे कर रहे हो? आपका जो वॉल्यूम जो आपकी एयर में जो आपके वातावरण में जो गैस है उसी से जो है ऑक्सीजन अलग कर लिया जाता है। भाई हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ठीक, उसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं? ठीक, देखो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होती है 21%। आपका नाइट्रोजन जो है कितनी है? 78%। बाकी के 1% में देखो आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन होती है। तो एएसयू जो है एयर सेपरेशन यूनिट क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस को, ठीक। इस मेथड को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक, भिन्नात्मक आसवन विधि नामक। तो ये इस विधि को याद रखना, हो सकता है वहाँ पे बोले कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से क्या होता है, तो ये इस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस को सेपरेट करता है, ठीक। इसमें जो प्योर ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर एयर से उससे सेपरेट कर लेता है, और इसमें गैसेस जो एयर से हैं वो सेपरेट करना वेरियस कंपोनेंट में आफ्टर कूलिंग देम डाउन इनटू लिक्विड स्टेट। अच्छा, गैसेस को अलग करने से पहले हम क्या करते हैं कि गैसेस को पहले लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और फिर लिक्विड ऑक्सीजन को हम उससे अलग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर एटमॉस्फेयर एयर में देखो तो जो एयर है वो पहले तो -181 डिग्री सेल्सियस पे उसको कूल कर लिया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ऑक्सीजन लिक्विडफाई हो जाता है। और इसमें एक चीज़ ये है इस टेम्परेचर पर कि बॉइलिंग पॉइंट चूंकि नाइट्रोजन का -196 सेल्सियस है, तो वो तो भैया गैस स्टेट में ही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा पे है वो। और लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका -181 है, तो ऑक्सीजन तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। साथ ही साथ आर्गन भी आ जाती है क्योंकि उसका भी पास में ही है -186 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इससे ज़्यादा हम करेंगे तो फिर जो है नाइट्रोजन भी आ जाएगी, लेकिन हम कम पे रखते हैं तो फिर क्या है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आर्गन जो भी लिक्विफाई हो जाती है ऑक्सीजन के साथ में। ये सब एएसयू के अंतर्गत ही चल रहा है। अब जो रिजल्टेंट मिक्सचर होता है आर्गन का ऑक्सीजन का, उसको ड्रेन किया जाता है, उसको डिकम्प्रेस किया जाता है और कई सारे सेकंड लो प्रेशर डिस्टिलेशन किए जाते हैं फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन। मतलब इसमें यह है कि और डिस्टिलेशन किया जाएगा, आसवन किया जाएगा, तो इससे आर्गन अलग हो जाती है और फिर बचती है प्योर ऑक्सीजन। फाइनल लिक्विड प्योरीफाइड और लिक्विड ऑक्सीजन बनती है। फिर उसको क्रायोजेनिक कंटेनर के थ्रू भेज दिया जाता है। क्रायोजेनिक कंटेनर वो होते हैं जिसमें टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, -273 इस टाइप का होता है, ठीक। तो बहुत ठंडा होता है, मतलब ये चीज़ है। तो उसके जरिए ऑक्सीजन को फिर ट्रांसफर कर लिया जाता है। पूरी चीज़ समझ में क्या कठिन था इसमें? कुछ भी नहीं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। अब देखो तेजस को बनाने के लिए दो लोगों ने इसको जो है बनाया है। पहले यहाँ पे थोड़ा एक पिक्चर देख लेते हैं। अब पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। भारत में बनाया गया है, ये जेट फाइटर है, ठीक। तेजस को इंग्लिश में रेडियांस भी बोलते हैं। जॉइंटली डेवलप किया गया है ये एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बताइए कहाँ पे इसका लोकेशन है, और एचएएल, ठीक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इसमें देखो कई सारे तो एयर टू सरफेस, ठीक है ना, जमीन से सरफेस, एयर से सरफेस की तरफ, एयर टू एयर, ठीक, स्टैंड ऑफ और प्रेसिजन गाइडेड वेपन्स हैं। लॉन्ग रेंज तक जा सकता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज भी, मतलब आंखों से ओझल हो जाने वाली रेंज तक जा सकता है। स्मॉलेस्ट लाइट वेट मल्टी रोल सिंगल इंजन टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है पूरे वर्ल्ड में। काफ़ी ज़्यादा ये मार्वल है हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, ठीक। तो अब देखो इसमें क्या है
कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है, अभी HAL ने ये बोला कि हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस तेजस LCA जो है उसको, जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हमें मिला था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, तो जो FOC वेरिएंट है वो हम 2022 तक इनको डिलीवर कर देंगे इंडियन एयरफोर्स को। इसके अलावा FOC वेरिएंट के अलावा दूसरा जो वेरिएंट है वो है LCA MK-1A। इसको इन्होंने बोला है कि स्पेसिफिक कुछ एनहेंसमेंट करके इसको भी हम कर देंगे, लेकिन ये 2024 तक हो पाएगा। 2024 तक हम 3 एयरक्राफ्ट देंगे और फिर उसके हर अगले साल जो है जो है 16, हर अगले 5 सालों में 16 एयरक्राफ्ट देते रहेंगे। ठीक, तो अब दो यहाँ पे ध्यान समझो, LCA तेजस FOC जो है वो तो भैया 2022 तक दे दिया जाएगा। इसके बाद कुछ एनहेंसमेंट करेंगे जिसका नाम है LCA MK-1A। ये लास्ट फरवरी में जो है आपका ये 48,000 करोड़ की डील हुई थी HAL से डिफेंस मिनिस्ट्री की, जिसमें उन्होंने कहा था कि 83 आपका 83 LCA MK-1A दिए जाएंगे। ठीक, तो अब HAL ने कहा है कि 2024 तक हम 3 एयरक्राफ्ट देंगे, पहले आपके MK-1A वाले, उसके बाद हर साल 16 करके 5 सालों में टोटल 83 यहाँ पे एयरक्राफ्ट दे देंगे। इसके बाद आता है LCA MK-2, इसमें और ज़्यादा रेंज बढ़ा दी जाएगी, एंड्योरेंस बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें कि ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी होगा। ठीक, तो ये जो है आपका फर्स्ट टाइम ये किया जा रहा है, और इसमें हैवी स्टैंड ऑफ वेपन भी होंगे जो कि MK-2 में जोड़े जाएंगे। तो MK-2 जो है थोड़ा सा भाई इसमें भार थोड़ा बढ़ जाएगा, कैपेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। ठीक, 1350 mm लॉन्गर होगा, कैनार्ड भी इसमें लगाए जाएंगे, पेलोड भी 6,500 किलोग्राम तक ले सकता है ये आपका। वही LCA देखा जाए जो सिंपल वाला FOC वाला वो सिर्फ 3,500 कर सकता है, तो डबल हो जाएगा एक तरीके से। तो ये यहाँ पे अभी गतिविधियाँ हुई हैं इससे। ठीक, आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सोशल इशू संबंधित। देखिए फातिमा शेख, इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में और हिस्ट्री में भी, जो डाउन ट्रोडन है जितने लोग हैं उनके लिए शिक्षा के फील्ड में बहुत ही अनपैरेलल्ड है। अब देखिए 9 जनवरी को गूगल ने इनका जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर 191 वाला था, उसमें इनका डूडल बनाया। ठीक, कैसे कैसे डूडल बनाया, देखिए इस तरीके से, फातिमा शेख नाम है इनका। ठीक, एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने देखो ये और ज्योतिबा फूले जो थे, ठीक, सावित्रीबाई फूले उनकी वाइफ थी, तो सावित्रीबाई फूले और जो है आपका फातिमा शेख, दोनों लोग गई टीचर ट्रेनिंग करने। ठीक है ना, एक सिंथिया फरार करके एक इंस्टीट्यूशन था जो कि टीचर ट्रेनिंग करा रहा था, तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई वहीं पे पहली बार मिली थी। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा सकता है। सिंथिया फरार जो एक अमेरिकन मिशनरी थी, ठीक है ना, ठीक है, तो ये लोग वहाँ पे मिले। और फातिमा शेख जो है आपका इंडियन एजुकेटर थी, ये कलीग थी सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की। फातिमा शेख वॉज अ सिस्टर ऑफ मियाँ उस्मान शेख। ठीक, ये फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले मिले वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग में। और फिर देखो वैसे ही बोला था कि मुस्लिम है, तब भी इन्होंने नहीं किया, लेकिन देखो कितना उन्होंने काम किया है। फातिमा शेख की जो भाई थे मियाँ उस्मान शेख, उन्होंने ही ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले को घर में अपने रखा। ठीक, और दोनों लोगों ने फिर फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, इन लोगों ने मिलकर जो है बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एजुकेशन के स्कूल्स खोले। ठीक, वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम वीमेन टीचर थी ये, पहली तो वन ऑफ द फर्स्ट नहीं बोला यार, वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम वीमेन टीचर्स थी मॉडर्न इंडिया की, जिन्होंने स्टार्ट किया था बच्चों जो कि दलित चिल्ड्रन थे उनको एजुकेट करना स्टार्ट किया था। फूले ने जो स्कूल बनाए थे उसमें ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, साथ में फातिमा शेख, इन लोगों ने स्प्रेडिंग एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया था डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज़ के बीच में। शेख जो थे आपकी फातिमा शेख जी, इन्होंने ये वहाँ सिंथिया फरार में मिली थी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है ये या अलग से मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, फातिमा शेख ने जितने भी 5 स्कूल जो खोले गए थे फूले के द्वारा, उन सब में बच्चों को पढ़ाया और सारे रिलीजन और कास्ट के बच्चों को पढ़ाया। ये नहीं कहा कि भाई ये दलित का है, ये किसी और जात का है, या फिर ये किसी अगले जो है समुदाय का है, धर्म का है, तो ऐसा कुछ नहीं, सबको पढ़ाया उन्होंने। और उन्होंने जो फाउंडिंग 2 स्कूल थे बॉम्बे 1851, उसमें भी पार्ट लिया। तो फाउंडिंग एजुकेशन की एक तरीके से शुरुआत में जो भारतीयों के द्वारा जो चालू किया गया, उसमें भी इनका एक बड़ा रोल है। ठीक,
तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 2 वर्सेस 2 इंडिया और यूएसए के बीच में है। इंडिया की तरफ से जो है आम और अनार जाएगा यूएसए में, यूएसए की तरफ से जो है आपका अल्फा अल्फा है और पॉर्क और जो है एक और चीज़ आपकी इंडिया में आएगी, चेरीज। ठीक, जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है आपका मणिपुर त्रिपुरा के बीच में चली, सदर्न आसाम को भी ये जोड़ेगा। ठीक, 300 किलोमीटर है, पहली वाली ट्रेन चली है जनशताब्दी ट्रेन दोनों के बीच में। साइबर वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें कई सारी धाराएं हम लोग ने पढ़ी, 153A, 153B, 295A, 500, 509, ठीक, और 67 सेक्शन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। इसके अलावा साइनेप्सिस क्या होते हैं? साइनेप्सिस जो है आपके ये जंक्शन होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक, जंक्शन ये है न्यूरॉन्स के बीच में, मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरो सेल्स होते हैं उनको जोड़ता जो जंक्शन है उसको साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्स किस तरीके से बनते हैं इस पे अभी रिसर्च करी गई है बेंगलोर के एक संस्थान के द्वारा। ठीक, तो उसने और रिसर्च किस पे करी? जेब्रा फिश पे करी थी, जेब्रा फिश। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है, देखने में आसानी होती है, तो और ये देखने की कोशिश करी कि भैया ये साइनाप्स कैसे जो है स्टिमुलेट होते हैं, कैसे बनते हैं। साइनाप्स दो तरीके के होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल जो है फिजिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फास्ट होते हैं, लेकिन मस्तिष्क में कम होते हैं ये। वहीं केमिकल वाले में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल चेंज होता है, फिर केमिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज होता है। कुछ दूरी भी रहती है दोनों न्यूरॉन सेल के बीच में, रिसीवर और उसके बीच में, लेकिन इलेक्ट्रिकल सेल में ऐसा नहीं होता, फिजिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, अभी जो क्रेडिट ब्यूरो डेटा जो इकाइयाँ लेती हैं, एंटिटीज टाइप करती हैं, उनके लिए आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्टर रूल्स लेके आए। क्योंकि अभी पीछे देखा गया था कि चाइना के लोग जो है इंडिया में कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो पैसे वैसे लेंड करती हैं, ऋण देती हैं, तो चाइना के द्वारा उसमें पैसा लगा हुआ था। और वो लोग जो है क्या है कि क्रेडिट ब्यूरो डेटा उठा के और अपने हिसाब से जो है किसको इसको ऋण दिया गया, कितना दिया गया, किसको ऋण की ज़रूरत है नहीं है, तो उस डेटा का उपयोग करके जो है अपना चाइना का जो फ़ायदा कर रहे थे, इंडिया का नुकसान हो रहा था एक तरीके से। तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं आरबीआई ने और कहा है कि भैया अगर तुमको काम करना है, इस तरीके से ऋण लेना है, या तो क्रेडिट ब्यूरो का डेटा यूज़ करना है, तो इंडिया में रहना पड़ेगा, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए कंपनी। ठीक, इंडिया में जो है आपका स्वामित्व होना चाहिए, प्रमोटर भी और जो लेंडर्स हैं उनके ऊपर कोई केस वेस नहीं होना चाहिए, ऑफेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ प्रमोशन जो है विविधता होनी चाहिए, जो प्रमोटर है, जो ओनर है। अलका मित्तल अभी ओएनजीसी की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई, पहली हैं ये। नेचुरल गैस हाइड्रेट, ये आपके बांग्लादेश ने अभी ढूंढे हैं। ठीक, हाइड्रेट को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपैरिजन टू ऑयल और नेचुरल गैस। हाइड्रेट जो है ये आपका हाइड्रेट से मीथेन निकाला जाता है। हाइड्रेट जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको जो है अलग करना पड़ता है आपका जो है, और उसमें कई अलग अलग टेक्निक यूज़ होती हैं जो कि थोड़ी सी टफ है और ज़्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ये मैंने आपको पूरा इसका बताया है। एएसयू होता है, जो एयर होती है उसमें से आपको उसको पहले लिक्विफाई करके, ठीक, उसको अलग बहुत ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विफाई हो जाता है, फिर उसमें से बॉइलिंग पॉइंट के नीचे रखा जाता है आपका। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट 191 जो है आपका नाइट्रोजन को होता है, तो उससे कम रखा जाता है, मतलब ज़्यादा रखा जाता है 186 181 पे। तो क्या है कि ऑक्सीजन और आर्गन ही जो है लिक्विडिफाई होके इसमें रहते हैं। अभी भी नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में रहता है, तो ऑक्सीजन और आर्गन जो है अलग हो जाते हैं लिक्विडिफाई होके, और फिर उसमें भी कुछ और डिस्टिलेशन करके प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका एक तरीका होता है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का यूज़ करने का, जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ आता है। कोविड-19 के में अभी यूज़ आ रहा है, जो सीवियरली जो है जो लोग अभी डिजीज़ से पीड़ित हैं। ठीक, क्योंकि लंग वंग काम करना बंद कर देते हैं, तो उसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड ही काम आती है। आपका एलसीए तेजस जो है ये आपका एडीए, ठीक, और जो है एचएएल ने मिलके बनाया है और जॉइंटली डेवलप किया है इसको। अभी 2022 में जो एलसीए तेजस एफओसी वाला है, ठीक, वो जो है 2022 में पूरा दे दिया जाएगा। फिर एलसीए तेजस MK1A, ये अभी करार हुआ डिफेंस मिनिस्ट्री और एचएएल के बीच में 48,000 करोड़ रुपए का। उसमें उन्होंने कहा है कि 2024 तक हम पहले 3 दे देंगे और फिर अगले 5 साल तक हर साल में 16 जो एयरक्राफ्ट दे देंगे। ठीक, और फातिमा शेख जो है ये सावित्रीबाई फूले के साथ में मिली थी। सिंथिया फरार एक क्रिश्चियन मिशनरी थी, तो वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग चल रही थी, तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले वहाँ पे मिले। फिर फातिमा भाई शेख के भाई ने, मियाँ उस्मान शेख जो है, उन्होंने अपने यहाँ रहने के लिए जगह दी आपको सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को, और फिर ज्योतिबा फूले
और सावित्रीबाई फुले ने कई सारे एजुकेशनल स्कूल्स बनाए दलितों के लिए और सबके लिए, तो वहाँ पे भी फातिमा शेख ने पढ़ाया और सबको पढ़ाया। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको भी हमको याद रखना चाहिए। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म होता है 10 जनवरी का। अगर आप लोग को पसंद आता तो प्लीज़, ये आपका अपना चैनल है, आप लोग इसको जो है बढ़ावा दे सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।